क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अ फाइल इज डाउनलोडेड इन अ ऑफिस कंप्यूटर यूजिंग अ 56 kbps modem connected to an ISP. Okay, if the downloaded of file completes in 2 minutes, what is the maximum size of the downloaded data? तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड हो रही है कहाँ पर, क्लाइंट के पास, और क्लाइंट क्या है हमारा ऑफिस का कंप्यूटर, और इसकी जो सेंडिंग स्पीड है वो क्या है 56 किलो बिट पर सेकेंड। ओके, और कितना टाइम लग रहा है इसको, 2 मिनट लग रहा है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर वो फाइल डाउनलोड हो रही है। अब यहाँ देखिए 1 सेकेंड के अंदर डेटा कितना ट्रांसफर हो रहा है, 56 किलो बिट। ओके, और हमें दे रखा है 2 मिनट, तो 2 मिनट को अगर हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होते हैं 120 सेकंड। तो पूछा ये कि अगर 1 सेकंड के अंदर 56 किलो बिट ट्रांसफर होता है तो 120 सेकंड के अंदर कितना डेटा ट्रांसफर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 इंटू 120, और अगर आपको इनको इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 672 किलो बिट। ओके, इतना डाटा क्या अब ट्रांसफर हो जाएगा 120 सेकंड के अंदर, और यहाँ पे किलो दिया हुआ ही है, आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, मेगा बिट के अंदर। या तो आप इसको ओपन कर दीजिए, 6720 किलो क्या हो जाएगा वो 1 2 3 और बिट हो जाएगा। ओके, और मेगा बिट यानी कितना हो गया 10 की पावर 6। ओके, के मतलब कितना होता है 10 की पावर 3, तो मेरे यानी क्या हो गया 10 की पावर 6 डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो 6 डिजिट आप देख लीजिए 3 और 3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6.72, और ये क्या हो जाएगा मेगा बिट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया 6.72 मेगा बिट। तो देखिए आंसर क्या है हमारा, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन देखिए, इन डैश CSMA प्रोटोकॉल आफ्टर द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल इट सेंड्स और रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ अ रैंडम नंबर जनरेटर। ओके, तो ये CSMA प्रोटोकॉल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको दे रखा है 0 परसिस्टेंट, या आपको बोल सकते हैं इसको नॉन परसिस्टेंट, 1 परसिस्टेंट या P परसिस्टेंट। तो सबसे पहले देखिए 1 परसिस्टेंट के अंदर क्या होता है, जब भी कोई स्टेशन है उसको डेटा सेंड करना है इस चैनल के ऊपर, मान लिया ये स्टेशन दिया हुआ है ना, और इसको कोई डेटा सेंड करना है चैनल के ऊपर, तो ये सारे स्टेशन क्या करेंगे इस चैनल को सेंस करेंगे। ओके, और अगर ये चैनल बिजी है तो ये क्या करेंगे डेटा सेंड नहीं करेंगे, और मान लिया चैनल आइडल मिल गया मतलब खाली मिल गया तो ये क्या करेंगे डेटा ट्रांसफर करने लग जाएंगे। ओके, मान लिया ए को स्टेशन है और इसने देखा कि चैनल भी क्या है खाली, तो क्या करेंगे ये जब भी खाली होगा या आइडल होगा चैनल तो क्या करेंगे ये 1 प्रोबेबिलिटी के साथ ये क्या करेंगे जो फ्रेम उसको सेंड करने लग जाएंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि देखिए यहाँ पे ए भी सेंस कर रहा है, बी भी सेंस कर रहा है, वो सी भी सेंस कर रहा है। मान लिया ए और बी ने सेम टाइम पे चैनल को सेंस कर दिया और चैनल क्या मिला हमें आइडल, ये चैनल है ना इसको चैनल बोलते हैं, चैनल क्या मिला आइडल मिला। ए ने भी क्या कर दिया सेम टाइम के ऊपर डेटा सेंड कर दिया, और सी ने भी क्या कर दिया सेम टाइम के ऊपर फ्रेम सेंड कर दिया। इससे क्या हो जाएगा जब भी फ्रेम क्या होगी ट्रैवर्स होगी आगे की ओर तो यहाँ पे कोलिजन होगा। ओके, तो जो 1 परसिस्टेंट है उसके अंदर कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर रहे हैं P परसिस्टेंट की। तो P परसिस्टेंट के अंदर क्या होगा, ये मान लिया स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, ए बी सी। P परसिस्टेंट के अंदर क्या होगा, चैनल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे टाइम स्लॉट के अंदर ये सारी चीजें डिवाइड हो जाएगी। किसके अंदर, टाइम स्लॉट के अंदर। ओके, ये एक टाइम स्लॉट है, ये एक टाइम स्लॉट है, और ये क्या है टाइम स्लॉट। तो जब भी ये चैनल सेंस करेगा, ओके, अगर ए ने भी सेंस किया, बी ने भी सेंस किया और सी ने भी सेंस किया, अगर चैनल बिजी है तो ये फ्रेम सेंड नहीं करेंगे। मान लिया
हाँ, अगर चैनल बिजी है तो ये फ्रेम सेंड नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम स्लॉट एक्सपायर हो उसके लिए वो वेट करेंगे। और मान लिया अगर चैनल आइडल है, ठीक है, अगर चैनल आइडल तो क्या करेंगे, पी प्रोबेबिलिटी के साथ उस फ्रेम को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। प्री प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करेंगे, फ्रेम को सेंड करेंगे। और क्यू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी के साथ क्या करेंगे, ये वापस वेट करेंगे टिल नेक्स्ट टाइम स्लॉट। जब तक ये टाइम स्लॉट नेक्स्ट टाइम स्लॉट नहीं आ जाता तब तक ये वेट करेगा। तो आपके अंदर ये ध्यान रखना है, ये देखिए ये दिया हुआ है, आफ्टर द स्टेशन फाइंड द लाइन आइडल। लाइन आइडल है, इट सेंड्स और रिफ्रेंड, या तो क्या करेगा प्री प्रोबेबिलिटी के साथ स्टेशन डेटा सेंड कर देगा, या क्या करेगा और रिफ्रेंड मतलब वेट करेगा फ्रॉम सेंडिंग, फ्रेम को सेंड करने से, बेस्ड ऑन रैंडम नंबर जनरेटर। तो प्री प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करेगा, ये फ्रेम को सेंड करेगा और क्यू प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करेगा, वेट करेगा टिल नेक्स्ट टाइम स्लॉट। जब नेक्स्ट टाइम स्लॉट नहीं आ जाता, उसकी बारी नहीं आ जाती, तब तक क्या करेगा, स्टेशन वेट करेगा। किसके अंदर, पी परसिस्टेंट के अंदर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, पी परसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए नॉन परसिस्टेंट। अब नॉन परसिस्टेंट के अंदर क्या होगा, यही देख लीजिए आप, ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी और ये स्टेशन क्या हो गया हमारा सी। अब जिस स्टेशन को डेटा सेंड करना है वो ही क्या करेगा, इस चैनल को सेंस करेगा। तो मान लीजिए इसको डेटा सेंड करना है ए को, ओके, और स्टेशन क्या करेगा, उस चैनल को सेंस करेगा। तो जब भी ये सेंस करेगा तो क्या करेगा, ए को जैसे डेटा सेंड करना है और अगर इसको चैनल क्या हुआ, आइडल मिला, तो ये क्या करेगा, फ्रेम को इमीडिएटली सेंड कर देगा। ओके, फ्रेम को क्या करेगा, ये इमीडिएटली सेंड कर देगा। और मान लिया इसने चैनल को सेंस किया और चैनल क्या मिला, बिजी मिला, तो ये क्या करेगा, रैंडम टाइम के लिए क्या करेगा, वेट करेगा। क्या करेगा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा। और जो हो सकता है जब इसने वेट किया तब हो सकता है उसके बीच में, मान लिया इसने 5 सेकंड के लिए वेट किया और 5 सेकंड के ड्यूरेशन के बीच में हो सकता है चैनल आइडल हो, पर वो क्या करेगा, फ्रेम को सेंड नहीं करेगा। जिस टाइम के लिए वो वेट करेगा तब तक वो क्या करेगा, फ्रेम सेंड नहीं करेगा। और जैसे ही 5 सेकंड एक्सपायर है उसके बाद क्या करेगा, ये अपनी फ्रेम सेंड कर देगा। किसके अंदर, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, पी परसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द डेस इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ अ डायनामिक वेब डॉक्यूमेंट शुड बी रिटन, how input data should be supplied to the program and how output data result should be used। तो ऑप्शन देखिए HTML, FTP, HTTP और CGI। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, CGI। तो देखिए HTML का क्या काम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। ओके, किसके थ्रू, HTML। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्लाइंट से सर्वर साइड या सर्वर से क्लाइंट साइड क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं। और इसका जो पोर्ट नंबर आपको ध्यान रखना है, 2120 इसका पोर्ट नंबर यूज होता है FTP के अंदर। 21 किस लिए काम करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, और 20 किसके लिए यूज होता है, डाटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, अंडरलाइन प्रोटोकॉल है किसके अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। ओके, तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या होता है, 80 इसका पोर्ट नंबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आइए CGI क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI क्या करता है, एज ए इंटरफेस की तरह काम करता है, किसके बीच में, HTTP सर्वर। ये क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है, किसके बीच में, HTTP सर्वर और प्रोग्राम जनरेटिंग वेब कंटेंट। समझ लीजिए सीधा ये सेंडर है, हाँ यहाँ मान लीजिए आप सेंडर है, क्लाइंट है, और यहाँ पे क्या है, ये सर्वर। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI कहाँ काम करता है, यहाँ काम करता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, CGI। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद। तो काउंट टू इन्फिनिटी आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के साथ। किसके साथ, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। जब क्या होता है, एक साथ दो या 3 राउटर क्या होता है, मोर देन 1 राउटर क्या होता है, एक साथ टेबल अपडेट कर देते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ D। तो देखिए इसको अच्छे समझिए, मान लिया डेप्थ क्या है 0,
तो इसके पास नोड कितना हो गया 1। मान लिया डेप्थ क्या है 1, तो एक नोड अटैच हो गया। मान लिया डेप्थ 2 है, मिनिमम नोड की बात कर रहे हैं, तो मैंने लेफ्ट साइड लगाया और इसके बाद वापस लेफ्ट साइड लगा दिया। तो यहाँ देखिए यहाँ नोड कितना है, यहाँ पे नोड कितना है 1, यहाँ पे नोड कितने हैं 2, यहाँ पे नोड कितने 3। अब देखिए नोड इक्वल टू डेप्थ प्लस 1, यहाँ पे डेप्थ क्या है 0, तो 0 प्लस 1 नोड कितना निकल के आ गया 1। यहाँ पे डेप्थ क्या है 1, ये क्या है डेप्थ है ना, डेप्थ क्या है यहाँ पे 1 डेप्थ है। तो यहाँ पे नोड क्या निकल के आ गया, इसी फॉर्मूले के अंदर हम पुट करें तो ये देखिए डेप्थ की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, देखिए हो गया 2। नोड कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे डेप्थ क्या है 2, देखिए एक तो ये और एक ये। ओके, तो ये क्या हो गया डेप्थ 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो देखिए सही आ रहा है। नोड कितने यहाँ पे 3, तो हमारे पास फॉर्मूला भी सही आ रहा है। नोड क्या निकल के आ रहा है 3। यहाँ देखिए नोड 2 2 1 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हमें क्या पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ नोड। अगर मैक्सिमम पूछता तो हम क्या करते हैं राइट चाइल्ड भी लगा देते हैं। ओके, पर हमें कम से कम इतने नोड चाहिए। अगर डेप्थ 0 है तो एक नोड की आवश्यकता होगी क्योंकि ये रूट नोड है। डेप्थ 1 है तो हमें 2 नोड चाहिए क्योंकि डेप्थ अगर 1 तभी बनेगी जब मैं एक नोड और अटैच करूंगा। डेप्थ 2 है तो मैं इसके नीचे एक और नोड अटैच करूंगा तभी डेप्थ 2 बनेगी। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है सी है, D+1। 6th क्वेश्चन देखिए, द एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर टू इंसर्ट और डिलीट ए नंबर स्टोर इन अ सेट ऑफ नंबर। तो किसी भी नंबर्स को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, डबली लिंक्ड लिस्ट। आपको ध्यान रखना है क्योंकि डबली लिंक्ड लिस्ट के फीचर्स ज़्यादा है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अदर से। सबसे पहले क्यू देख लीजिए। क्यू के अंदर अगर आपको कोई कुछ भी डेटा इंसर्ट करना है, मान लिया क्यू है जिसका फ्रंट है और रियर है, तो अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है आप उसके रियर एंड के ऊपर ही डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और रियर एंड पे इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी लिस्ट है वो क्या करनी पड़ेगी, ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप रियर एंड पे जा सकते हो ना। और अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना है तो आप आराम से फ्रंट एंड से डाटा डिलीट कर सकते हो। और जैसे ये डाटा डिलीट हुआ इन सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा वापस। तो इसके अंदर ऑर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। लिंक लिस्ट के अंदर देखिए, लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपको इंसर्ट और डिलीट करना है तो आप फ्रंट एंड पे भी कर सकते हैं, मिडिल पे भी कर सकते हैं और रियर एंड के ऊपर भी कर सकते हैं। पर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, जब भी आपको ये मान लीजिए ये लिंक लिस्ट है ना, यहाँ पे ना, जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मिडल से एलिमेंट को डिलीट करना है या इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला जो भी नोड है उसको एक पॉइंटर आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर आपको डेटा ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी और पीछे वाला जो भी नोड है उसके आपको एक पॉइंटर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, देखिए डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, इसके अंदर दोनों साइड से पॉइंटर्स होते हैं, नेक्स्ट भी होता है और प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नल। तो यहाँ से प्रीवियस पॉइंटर भी इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, तो देखिए डबली लिंक लिस्ट का यूज क्या करते हैं हम, DLL कैन बी ट्रैवर्स इन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों के अंदर ट्रैवल करने के लिए एफिशिएंट होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई एक तो हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक ही साइड ट्रैवर्सल पॉसिबल है और एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर दोनों साइड ट्रैवर्सल पॉसिबल है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हुई कंपेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट। The delete operation in DLL is more efficient if the pointer to the node to be deleted is given। अगर जिस नोड को डिलीट करना है उसका अगर पॉइंटर दिया हुआ है तो DLL ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू लिंक लिस्ट के। नेक्स्ट देखिए, वी कैन क्विकली इंसर्ट ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड। हाँ, ऑब्वियसली बात, हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई गिवन नोड है इसके साथ में कोई नया नोड इंसर्ट करना है तो हम आराम से जल्दी से कर सकते हैं। देखिए, इन सिंगली लिंक लिस्ट टू डिलीट ए नोड अब पॉइंटर टू प्रीवियस नोड इज नीडेड। मैंने यहाँ बताया था आपको, सिंगली लिस्ट लिंक्ड लिस्ट के अंदर जब भी आपको कोई नोड डिलीट करना होगा तो प्रीवियस जो नोड है उसके लिए आपको पॉइंटर रखना पड़ेगा। टू गेट दिस प्रीवियस नोड समटाइम द लिस्ट इज ट्रैवर्स। और अगर आपको इस नोड का पॉइंटर चाहिए तो पूरी की पूरी लिस्ट आपको क्या बनेगी, ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ नेक्स्ट टिल जब तक जो डेटा हमें डिलीट करना है वो मैच नहीं हो जाए। इन DLL वी कैन गेट द प्रीवियस नोड यूजिंग प्रीवियस पॉइंटर। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस पॉइंटर की सहायता से उस नोड को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो DLL का हम यूज करते हैं।
7 देखिए, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज सोल्व बाय। हाँ, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम किसके अंदर होती है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इम्पोर्टेंट है DV। और ये सोल्व किससे होती है? स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन से काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम सोल्व होती है। 8 देखिए, मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड। आपको ये सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक और नॉट नल। किसी भी टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी और वो क्या होगी? यूनिक होगी और नॉट नल होगी। मान लिया इसको हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। ओके, तो इसके अंदर जो भी डेटा आएंगे वो क्या होंगे? जो भी डेटा आएंगे वो क्या होंगे? यूनिक होना चाहिए, रिपीटेड डेटा नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डेटा होना चाहिए। ओके, और नल नहीं होना चाहिए। नल मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे खाली रख दिया। ओके, जैसे ये सेल है ना इस टेबल के अंदर, यहाँ पे आपने 1 रखा, फिर यहाँ पे 2 रख दिया और ये खाली रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको नल नहीं रख सकते। किसके अंदर? प्राइमरी की के अंदर। फिर देखिए, अगर इस प्राइमरी की को कोई अदर टेबल के अंदर कोई दूसरा एट्रीब्यूट रेफरेंस कर रहा है, ये जो एट्रीब्यूट है वो इस प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है, तो रेफरेंसिंग टेबल के अंदर इस की को क्या बोलते हैं हम? फॉरेन की। क्योंकि इस वाली टेबल के लिए ये जो प्राइमरी की क्या है? फॉरेन की है ना। तो जिस टेबल के अंदर रेफरेंसिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन की। ओके, प्राइमरी की हमेशा एक टेबल के अंदर एक ही होगी। फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है, कैंडिडेट की भी एक से ज़्यादा हो सकती है। ओके, और कंपोजिट की भी एक से ज़्यादा हो सकती है। कंपोजिट क्या हो जाएगी? मान लीजिए यहाँ पे 2, ये एक एट्रीब्यूट है। ओके, एट्रीब्यूट A है और यहाँ पे एट्रीब्यूट B है। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके इस की के अंदर प्राइमरी की डिफाइन करता हूँ तो इसको मैं कंपोजिट की भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कंपोजिट की। कंपोजिट की के अंदर सीधी सी बात है, एक से ज़्यादा अगर हम एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं ओके, उस टेबल को डिफाइन करने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कंपोजिट की। कंपोजिट करना, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का यूज़ करना। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होगी? उस टेबल को यूनिकली क्या करेगा? डिफाइन करेगा। मान लिया कोई रिलेशन दे रखा है R से, R के अंदर A, B, C, D ये सारे एट्रीब्यूट है। ओके, और इसके अंदर से मान लिया A मान लीजिए कोई कैंडिडेट की है, तो A से क्या कर सकते हैं आप? इस पूरी टेबल A, B, C, D पूरी को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आप A के साथ और की कोई अटैच करते हैं, जैसे मान लिया AB कर लिया आपने, AC कर लिया, AD कर लिया, तो A की है, इस पूरी टेबल को वैसे ही डिफाइन कर सकता है। अगर A के सामने आपके और कोई एट्रीब्यूट लगाते हैं, ये क्या हो जाएगी? सुपर की हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सुपर की। ये क्या हो जाएगी? सुपर की हो जाएगी। तो अगर मिनिमल ऑफ हम सुपर की निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैंडिडेट की। उस सुपर की का मिनिमम की। देखिए यहाँ पे क्या है? A B कॉम्बिनेशन के अंदर है, अगर इसका मैं मिनिमल निकालूँ तो क्या हो जाएगा? A मिनिमल, या मतलब कम से कम ऐसी की का यूज करना जिसके तुम पूरी टेबल को डिफाइन कर सको, तो वो क्या है? A। B की हमें जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की किसी भी टेबल के अंदर एक से ज्यादा हो सकती है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? B। What kind of mechanism is to be taken into account for converting a weak entity set into a strong entity set in entity relationship diagram? तो देखिए जनरलाइजेशन क्या होता है? देखिए जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ता है तो एंटिटी ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो हम क्या करते हैं? 3 कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन और स्पेशलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होगा? मान लिया आपके पास क्या है? 2 तरह के अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और आपने क्या कर दिया यहाँ पे करंट अकाउंट। तो जनरलाइज वे के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं? जनरलाइजेशन जो कंसेप्ट है वो कैसे फॉलो करता है? बॉटम टू टॉप, इस तरीके से वर्क करता है। तो इन दोनों अकाउंट को मैं एक मोर जनरलाइज फॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ, अकाउंट ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को मैं एक साथ लिख सकता हूँ ऐसे अकाउंट। और अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? किस बैंक से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका नाम आ जाएगा। ये क्या होगी? मोर जनरलाइज फॉर्म हो गई भाई। सेविंग और करंट है किसके टाइप है? अकाउंट के ही टाइप है। इसी प्रकार क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन वो क्या? रिवर्स है किसका? जनरलाइजेशन का। तो ये कैसे वर्क करता है? टॉप टू बॉटम। तो ये कैसे वर्क करता है? टॉप टू बॉटम। ओके, तो मान लिया किसी कॉलेज के अंदर जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
मान लिया किसी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो पहले पढ़ के जा चुके हैं, और वो क्या हो सकते हैं, करंट अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पेशलाइज फॉर्म हो गई, मतलब स्टूडेंट की भी और सब कैटेगरी करना, ताकि उस स्टूडेंट को हम क्या करें, फर्दर हम क्या करें, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये जनरलाइजेशन है, ये स्पेशलाइजेशन, ये दोनों रिवर्स काम करते हैं। जनरलाइजेशन बॉटम टू टॉप काम करता है और स्पेशलाइजेशन टॉप टू बॉटम काम करता है। और क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से भी आते हैं। फिर देखिए एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कोई सेंटर है, ओके, और ये कोई कोर्स ऑफर कर रहा है, ये भी एंटिटी हो गई, एंटिटी हो गई, और ये कोई क्या कर रहा है, कोर्स ऑफर कर रहा है ना। और बाहर से अगर कोई विजिटर आ रहा है, विजिटर भी क्या है, एंटिटी, और वो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है कोर्स के लिए। तो देखिए बाहर से अगर हम देखेंगे, जैसे कि विजिटर ने इंक्वायरी किया आपके कोचिंग सेंटर के ऊपर आया, तो बाहर से वो अलग अलग थोड़ी बोलेगा कि भाई सेंटर अलग है, कोर्स अलग है। वो तो सीधा सा बोलेगा कि भाई मुझे ये कोचिंग सेंटर है जिसके अंदर क्या क्या कोर्स अवेलेबल कराता है, ये चीज़ चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेंटर और कोर्स को हम क्या करते हैं, एक एंटिटी के रूप में देख सकते हैं। आउटसाइड विजिटर के लिए जो ये एंटिटी होगी वो पूरी क्या होगी, एक होगी। फर्दर अगर हम अंदर जाएंगे तो हम पता चलेगा कि जो मैनेज कर रहा है वो क्या कर रहे हैं, ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन क्वेश्चन है, और जनरली जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है अप्रोच का। फिर देखिए क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। वीक एंटिटी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सुटेबल एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है, डी। तो मान लीजिए कोई वीक एंटिटी दिया हुआ है, ये एम्प्लॉय है, इसका क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा रखा है, और ये क्या है, कोई डिपेंडेंट है। भाई किसी एम्प्लॉय के ऊपर उसके जो आश्रित, डिपेंडेंट क्या होता है, आश्रित, तो कर्मचारी के ऊपर उसके घर वाले आश्रित है, ठीक है। तो मान लिया डिपेंडेंट के अंदर दो डिपेंडेंट है, मान लिया राजेश और राजेश, और एम्प्लॉय यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय E1 E2। तो अब कैसे पता चलेगा कि E1 का जो डिपेंडेंट है वो क्या, ये वाला राजेश है, और E2 का जो डिपेंडेंट है वो क्या है, ये वाला राजेश है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये राजेश E1 के साथ है, राजेश, ये वाला राजेश क्या E2 के साथ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और जो एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, इसके अंदर क्या सरनेम ऐड कर सकते हैं। अगर हम सरनेम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या स्पेशलाइज हो जाएगा, कि जैसे राजेश का सरनेम है ए, इस वाले राजेश का सरनेम है बी, और इस वाले एम्प्लॉय का नाम सरनेम है ए, इसका बी है। तो अगर मैं इस एट्रीब्यूट के साथ एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूं सरनेम का, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाएगी। मतलब जो डिपेंडेंट है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि E1 के साथ जो डिपेंडेंट है वो क्या राजेश ए है, और E2 के साथ जो डिपेंडेंट है वो क्या राजेश बी है। तो क्या होगा, जब भी कोई वीक एंटिटी दी हुई होगी, है ना, जब भी कोई वीक एंटिटी दी होगी, उसको अगर हमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सुटेबल एट्रीब्यूट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। द पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज 10 मिलीसेकेंड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने सबने कर लिया होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। तो रख दीजिए 1/10 इंटू 10 की पावर -3। जब भी मिली सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3/10। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2, दैट इज 100 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी।